चलिए हम देखते हैं साइंस के एनसीईआरटी क्लास 6 के 14 चैप्टर है। चैप्टर के नाम है जल। कुछ जल का महत्व के बारे में देखते हैं। तो मान लीजिए कि किसी कारणवश आपके परिवार को एक सप्ताह के तक प्रतिदिन 1 बाल्टी ही जल मिलता है। कल्पना कीजिए कि तब क्या होगा। क्या आप खाना पकाना, कपड़े धोना, बर्तन साफ करना और स्नान करना जैसे कार्य कर पाएंगे? इनके अतिरिक्त अन्य कौन से क्रियाकलाप है जिन्हें आप नहीं कर पाएंगे? यदि काफ़ी लंबे समय तक हमें जल आसानी से प्राप्त न होगा तो क्या होगा? पीने के अतिरिक्त ऐसे बहुत से क्रियाकलाप है जिनके लिए हम जल का उपयोग करते हैं। क्या आपको यह अनुमान है कि हम एक दिन में जल की लगभग कितनी मात्रा का उपयोग करते हैं? तो देखते हैं यहाँ हम कितने जल का उपयोग करते हैं। तो कुछ सारणी के हिसाब से समझे तो प्रतिदिन उन सभी क्रियाकलापों की हम सूची बना सकते हैं जिनमें हम जल का उपयोग करते हैं। और यहाँ सूची बनाकर अब पूरे दिन में आप क्या तथा आपके परिवार के सदस्य द्वारा प्रत्येक क्रियाकलाप में प्रयुक्त जल की मात्रा माप सकते हैं। और आप मापने के लिए मग, गिलास, बाल्टी या किसी अन्य बर्तन का भी उपयोग कर सकते हैं। अब आप यह जान पाए होंगे कि प्रतिदिन आपके परिवार में लगभग कितने जल का उपयोग होता है। क्या आप अपनी स्वच्छता के लिए एक दिन में उपयोग किए जाने वाले पानी की मात्रा का अनुमान लगा सकते हैं? इस जानकारी का उपयोग करके यह गणना की जाएगी कि आपके परिवार को एक वर्ष में कितने जल की आवश्यकता होती है। और अब जल की इस मात्रा को अपने परिवार के सदस्यों की संख्या में विभाजित कीजिए और यह आपके परिवार के एक सदस्य की एक वर्ष की जल की आवश्यकता का ज्ञान कराएगा। पता लगाइए कि आपके गांव या शहर में कितने लोग रहते हैं। अब आपको यह बोध हो जाएगा कि आपके शहर अथवा गांव के लिए एक वर्ष में कितने जल की आवश्यकता होती है। आपने ऐसे बहुत से क्रियाकलापों की सूची बनाई होगी जिनमें आप जल का उपयोग करते हैं। क्या आप सोचते हैं कि हमारी जल की आवश्यकता इसी प्रकार इसके क्रियाकलापों तक ही सीमित है? हम गेहूं, चावल, दाल, सब्जियां तथा अन्य बहुत सी खाने की वस्तुओं का प्रतिदिन उपयोग करते हैं। हम जानते हैं कि कुछ ऐसे रेशे जिनका उपयोग हम कपड़ा बनाने में करते हैं पौधे से ही प्राप्त होते हैं। क्या उन्हें उगाने के लिए जल की आवश्यकता नहीं होती? क्या आप जल के लिए कुछ और उपयोग सोच सकते हैं? हमारे उपयोग के लगभग सभी वस्तुओं के उत्पादन में जल का उपयोग किया जाता है। इसलिए जल का उपयोग केवल दैनिक कार्यों के लिए ही नहीं वरन बहुत सी वस्तुओं के उत्पादन के लिए होता है। देखते हैं हम जल कहाँ से प्राप्त करते हैं। तो अपने उपयोग के लिए आप जल कहाँ से प्राप्त करते हैं? आप में से कुछ कहेंगे कि नदी, झरने, तालाब, कुआं अथवा हैंडपंप से हम जल प्राप्त करते हैं। कुछ अन्य ये कह सकते हैं कि हम टोटियों से जल प्राप्त करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि टोटियों में जल कहाँ से आता है? टोटियों के द्वारा जो जल प्राप्त करते हैं वह जल भी किसी झील, नदी या कुएं से ही प्राप्त किए जाते हैं। आपकी आपूर्ति फिर पाइपों के नेटवर्क द्वारा की जाती है और हम में से प्रत्येक का अपने घरों में जल प्राप्त करने का ढंग भिन्न हो सकता है। अतः हम सबके घर में एक से ही स्रोत हैं जैसे तालाब, झील, नदी तथा कुएं। हमने अपनी चर्चा में कुछ जल स्रोत का उल्लेख किया है और इन तालाबों, नदी, झीलों तथा कुओं को भरने के लिए जल कहाँ से आता है? तो क्या आप जानते हैं कि पृथ्वी का 2/3 भाग जल से घिरा हुआ है और इस जल का अधिकांश भाग समुद्रों और महासागरों में है। समुद्रों और महासागरों में जल में बहुत से लवण घुले होते हैं जिससे जल खारा होता है। इसलिए यह पीने के लिए अनुपयुक्त तथा अन्य घरेलू, कृषि तथा उद्योगों की आवश्यकता की पूर्ति के लिए उचित नहीं है। कदाचित आपने टर्स्टी कोलेरिज द्वारा 1798 में लिखी गई कविता टाइम ऑफ द एंशिएंट मैरियन की ये पंक्तियां सुनी होगी। हर जगह जल ही जल, पीने के लिए कोई बूंद नहीं। यह कवि ने महासागर में भटके हुए जहाज के नाविका की करुण गाथा का उल्लेख किया है। फिर भी महासागर हमारे उपयोग के लिए जल आपूर्ति में एक आवश्यक भूमिका निभाते हैं। क्या आपको यह आश्चर्यजनक लगता है? आखिरकार जो जल हम उपयोग करते हैं वह खारा नहीं होता। हम में से बहुत से लोग महासागरों से बहुत अधिक दूरी तक रहते हैं। क्या इन स्थानों की जल आपूर्ति की महासागरों पर ही निर्भर रहती है? महासागरों का जल उन तालाबों, झीलों, नदियों तथा कुओं में कैसे पहुंचता है जो हमें जल की आपूर्ति करते हैं? ऐसा क्यों है कि इन स्रोतों का जल किसी भी प्रकार से खारा नहीं होता?
इसे समझने के लिए हमें जल चक्र के विषय में जानना आवश्यक है। तो देखते हैं जल चक्र, जल के विलुप्त होने की युक्ति। आपने कितनी ही बार यह देखा होगा कि फर्श पर फैला जल कुछ समय बाद सूख जाता है, यह जल विलुप्त होता प्रतीत होता है। इसी प्रकार गीले कपड़ों के सूखने तेज समय भी जल विलुप्त हो जाता है। अब वर्षों के पश्चात गिल्ली सड़कों, छतों या तथा अन्य स्थानों से भी जल विलुप्त हो जाता है। यह जल कहाँ चला जाता है? क्या आपको अध्याय 5 का क्रियाकलाप 6 याद है, जिसमें से हम उस जल को गर्म किया था और जिसमें नमक घुला हुआ था? हमने क्या पाया था? जल वाष्प हो गया था तथा नमक शेष रह गया था। इस क्रियाकलाप से हमें यह बोध होता है कि गर्म करने पर जल वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। इस क्रियाकलाप से यह भी अनुभव करते हैं कि जल वाष्प अपने साथ लौड़ों का वहन नहीं करती। इस प्रकार बनी जल वाष्प वायु का एक भाग बन जाती है, जिससे प्रायः देखा नहीं जा सकता। और हमने यह भी पाया था कि जल को गैसीय अवस्था में परिवर्तित करने के लिए उसे गर्म करना अनिवार्य है। तथापि हमने यह देखा है कि खेतों और सड़कों, छतों तथा अन्य जमीनी क्षेत्रों से भी जल वाष्प में परिवर्तित होता है। अध्याय 5 में हमने यह भी उल्लेख किया है कि महासागरों का खारा जल जो गहरे गड्ढों में छूट जाते हैं, वाष्पन के परिणाम स्वरूप नमक के ढेर के रूप में एकत्र हो जाते हैं। और वाष्पन के लिए आवश्यक यह उष्मा जल को कहाँ से प्राप्त होती है? आइए इसका पता हम लगाएं। तो कुछ क्रियाकलाप हिसाब से देखें तो दो एक ऐसी प्लेट लीजिए, एक प्लेट जो सूर्य के प्रकाश में तथा दूसरी को छाया वाले स्थान पर रखिए। अब इन दोनों प्लेटों को बराबर मात्रा में जल भरिए। जल को भरने के लिए आप किसी बोतल के ढक्कन का उपयोग कर सकते हैं। ध्यान रखिए कि जल इधर उधर न छिड़के और प्रत्येक 15 मिनट पश्चात दोनों प्लेटों का परीक्षण कीजिए। क्या जल विलुप्त होता प्रतीत होता है? किसी प्लेट का जल पहले विलुप्त होता है? किस प्लेट का जल पहले विलुप्त होता है? जल के वाष्पन के लिए इस ऊर्जा का स्रोत क्या है? दिन के समय सूर्य की किरणें महासागरों, नदियों, झीलों तथा तालाबों में भरे जल पर पड़ती है और खेत तथा अन्य भू क्षेत्र के भी सूर्य के किरणों को ग्रहण करते हैं। इसके फलस्वरूप इन सभी का जल निरंतर वाष्प में परिवर्तित होता रहता है, तथापि जल में घुले लवण शेष रह जाते हैं। क्रियाकलाप 2 में हमने यह देखा था कि छाया वाले स्थान पर रखी हुई प्लेट में भी जल विलुप्त होता है, यद्यपि इसमें अधिक समय लगता है। क्या सूर्य के प्रकाश की ऊष्मा यहाँ भी पहुँच जाती है? हाँ, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि दिन के समय हमारे चारों ओर की वायु भी गर्म हो जाती है। गर्म वायु छाया में रखे जल को वाष्पित करने के लिए ऊष्मा प्रदान करती है और इस प्रकार जल के सभी खुले पृष्ठों से वाष्पन की प्रक्रिया होती रहती है। इसके फलस्वरूप वायु में जल वाष्प निरंतर मिलती रहती है, तथापि जल का वाष्पन एक धीमी प्रक्रिया है। यही कारण है कि जल से भरी किसी बाल्टी से जल की इस क्षति को हम बहुत कम देखते पाते हैं। और सूर्य के प्रकाश में वाष्पन तेजी से होता है। जल को किसी बर्नर पर गर्म करने पर वाष्पन और अधिक तेजी हो जाती है। क्या जल वाष्पन के वायु में अंतरित होने का अन्य कोई प्रक्रम भी है? तो देखते हैं पौधे द्वारा जल की क्षति। देखें तो आपने अध्याय 7 में पढ़ा है कि सभी पौधे को वृद्धि के लिए जल की आवश्यकता होती है। पौधे इन जल की कुछ मात्रा का उपयोग अपना भोजन बनाने के लिए करते हैं तथा कुछ मात्रा को अपने विभिन्न भागों में सुरक्षित रखते हैं। पौधे इस जल का शेष भाग वाष्पोत्सर्जन प्रक्रमण द्वारा जल वाष्प के रूप में वायु में मुक्त कर देते हैं। क्या आपको अध्याय 7 का वह क्रियाकलाप 4 याद है जिसमें आपको पतियों द्वारा जल के वाष्पोत्सर्जन का परीक्षण किया था? वायु में जल वाष्प तथा संघनन के प्रक्रमों द्वारा प्रवेश करता है। क्या यह जल सदा के लिए लुप्त हो जाता है? नहीं, यह हमें पुनः प्राप्त होता है। ऐसा कि हम देखेंगे। बादल कैसे बनते हैं देखते हैं तो कुछ क्रियाकलाप से समझते हैं। जल से आधा भरा गिलास लीजिए और गिलास को बाहर से सूखे कपड़े से पोंछिए और जल में कुछ बर्फ डालिए और 1 या 2 मिनट तक प्रतीक्षा कीजिए। गिलास के बाहरी पृष्ठ में होने वाली परिवर्तन का परीक्षण कीजिए। गिलास की बाहरी सतह पर जल की बूंदें बाहर से आती है
है और बर्फ युक्त जल से भरे गिलास की बाहरी सतह बाहर की हवा को ठंडा कर देती है और जल वाष्प गिलास की सतह पर संघनित हो जाती है। संघनन के इस प्रक्रम को हमने अध्याय 5 के क्रियाकलाप अनुसात में देखा था। जल को पृथ्वी से पृष्ठ पर पुनः वाष्प लाने के संघनन प्रक्रम की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। यह कैसे होता है? जैसे जैसे हम पृथ्वी के पृष्ठ से ऊपर उठते हैं ताप कम हो जाता है। जैसे जैसे वायु ऊपर उठती जाती है ठंडी होती जाती है। पर्याप्त ऊंचाई पर वायु इतनी ठंडी हो जाती है कि इसमें उपस्थित जलवाष्प संघनित होकर छोटी छोटी जल की बूंदों जिन्हें जलकणिका कहते हैं में परिवर्तित हो जाती है। ये ही छोटी जलकणिकाएं जो वायु में तैरती रहती है हमें बादल के रूप में दिखाई देती है। इस प्रकार बनी हुई बहुत सी जलकणिकाएं आपस में मिलकर एक बड़े आमाप की जल की बूंद बनाती हैं और इनमें से कुछ जल की बूंदें इतनी भारी हो जाती है कि वे नीचे की ओर गिरने लगती है और इन गिरते हुए बूंदों को ही हम वर्षा कहते हैं। विशेष परिस्थितियों में यह ओले या हिम के रूप में भी गिर सकती है। इस प्रकार वाष्पन तथा वाष्पसर्जन द्वारा जल वायु में चला जाता है या बादल बनने और वर्षा ओलों तथा हिम के रूप में जल पुनः धरती पर वापस आता है। हम देखते हैं पुनः महासागरों की ओर देखें तो वर्षा तथा हिम के रूप में पृथ्वी के विभिन्न भागों में आए जल का क्या होता है? प्रायः समस्त भूपृष्ठ महासागरों के तल के ऊंचे वर्षा तथा हिम के रूप में भी भूमि पर गिरा अधिकांश जल अंततः महासागरों में वापस चला जाता है। यह विभिन्न ढंगों से होता है। पर्वतों हिम पिघलकर जल बन जाती है। यह जल पहाड़ों से झरनों तथा नदियों के रूप में नीचे गिरती है। कुछ जल जो वर्षा के रूप में भूमि पर गिरता है वह भी नदियों और झरनों के रूप में बह जाते हैं। अधिकांश नदियां भूमि पर लंबी दूरी तय करती है और अंततः किसी समुद्र या महासागर में गिर जाती है। तथापि कुछ नदियों का जल झीलों में बह जाता है। वर्षा का जल भी झीलों तथा तालाबों को भर देता है। वर्षा के जल का कुछ भाग भूमि द्वारा सूख लिया जाता है और मृदा में विलुप्त हुआ प्रतीत होता है। इस जल का कुछ भाग वाष्पन तथा वाष्पसर्जन द्वारा वापस वायु में चला जाता है और शेष जल धीरे धीरे भूमि के नीचे से रिसता जाता है। इस जल की अधिकांश भाग हमें भौम जल के रूप में उपलब्ध होता है। कुओं का भरण भौम जल से ही होता है और इसी प्रकार कुछ झीलों के जल का स्रोत भी भौम जल ही होता है। हैंडपंप या नलकूप से खींचा गया जल भौम जल से ही प्राप्त होता है और जिस क्षेत्रों में अधिक हैंडपंप या नलकूप उपयोग होते हैं वहाँ पर भौम जल प्राप्त करने के लिए हमें गहरी खुदाई की आवश्यकता होती है। अति उपयोग के कारण भौम जल के स्तर की यह क्षति चिंता का विषय है। पहली एक चिंता को आपसे बांटना चाहती है और उन क्षेत्रों में जहां भूमि पर वनस्पति बहुत कम है या बिल्कुल ही नहीं है वहां वर्षा का जल शीघ्र बह जाता है। बहुत से ऐसे भी क्षेत्र हैं जहां पर अधिकांश जमीन कंक्रीट से ढकी होती है। ऐसी भूमि में जल का रिसाव बहुत कम होता है जिससे अतः भौम जल की उपलब्धता प्रभावित हो जाती है। वर्षा का बहता जल अपने साथ मृदा के ऊपरी पृष्ठ को भी बहा ले जाती है। अब हम यह जानते हैं कि भूमि की सतह पर वर्षा रूपी जल ओलों तथा हिम के रूप में महासागरों में वापस पहुंच जाती है। इस प्रकार जल पृथ्वी की ऊपरी सतह में जल वाष्प के रूप में वायु में जाता है। वर्षा ओलों तथा हिम के रूप में वापस लौटता है और अंत में वापस महासागरों में लौट जाता है। जल के इस प्रकार चक्रण करने को जल चक्र कहते हैं और समुद्र तथा भूमि के बीच यह जल चक्र एक निरंतर प्रक्रम है और यह भूमि पर जल की आपूर्ति बनाए रखता है। देखते हैं यदि भारी वर्षा हो तो क्या होगा। तो वर्षा का समय अवधि तथा मात्रा विभिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होता है। संसार के कुछ भागों में पूरे वर्ष वर्षा होती रहती है जबकि ऐसे स्थान भी है जहां पर वर्षा कुछ दिनों के लिए ही होती है। हमारे देश में अधिकांश वर्षा मानसून के मौसम में होती है। विशेषतः गर्म दिनों के बाद वर्षा हमें राहत प्रदान करती है। बहुत सी फसलों का बोया जाना मानसून के आने पर निर्भर करती है परंतु अत्यधिक वर्षा में से बहुत सी समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। भारी वर्षा से नदियां
भारी वर्षा से नदियाँ, झील तथा तालाबों का जल स्तर बढ़ जाता है और ऐसा होने पर जल एक बड़े क्षेत्र में फैलकर बाढ़ का कारण बन सकती है और यह खेतों, वनों, गांवों और शहरों को जलमग्न कर सकती है। हमारे देश में बाढ़ से फसलें, पालतू जानवर, संपदा तथा मानव जीवन के अपार क्षति होती है। बाढ़ के समय जल में रहने वाले जीव भी बह जाते हैं। प्रायः जब बाढ़ का जल उतरता है तो ये जलाशय जीव थल भाग में फंस कर मर जाते हैं और वर्षा भूमि पर रहने वाले जीवों को भी प्रभावित करते हैं। देखते हैं यदि काफ़ी समय तक वर्षा ना हो तो क्या होगा। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि यदि किसी क्षेत्र में एक वर्ष या उससे भी अधिक समय तक वर्षा ना हो तो क्या होगा। वाष्पन या वाष्पोत्सर्जन द्वारा मृदा से लगातार जल की क्षति होती रहती है क्योंकि यह वर्षा द्वारा वापस नहीं लाया जा सकता, इसलिए मृदा सूख जाती है और उस क्षेत्र के तालाबों और कुओं में जल का स्तर गिर जाता है और उनमें से कुछ सूख भी जाते हैं। भूमि जल की भी कमी हो जाती है और इससे सूखा पड़ सकता है। सूखे की स्थिति में खाद्यान्न और चारा प्राप्त करना दुर्लभ हो जाता है। कदाचित आपने हमारे देश या संसार के कुछ भागों में पड़े सूखे के बारे में सुना होगा। क्या आपको जानकारी है कि इन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इन परिस्थितियों में पशुओं और वनस्पति क्या होता है। आपने माता पिता तथा पड़ोसियों से चर्चा करके अथवा समाचार पत्रों और मैगजीन्स में पढ़कर इनके बारे में हम पता लगा सकते हैं। उसके बाद देखते हैं हम जल को कैसे संरक्षित कर सकते हैं। तो पृथ्वी पर उपलब्ध जल का केवल एक छोटा सा भाग ही पौधा, जंतुओं तथा मनुष्यों के प्रयोग के लिए उपयुक्त होता है। अधिकांश जल महासागरों में है और जिसे सीधे ही उपयोग में नहीं लाया जा सकता। जब भौम जल का स्तर अत्यधिक गिर जाता है तब भौम जल का और अधिक उपयोग नहीं कर सकते। पृथ्वी पर जल की कुल मात्रा समान रहती है, परंतु उपयोग के लिए उपलब्ध जल की मात्रा अत्यंत सीमित है और अति उपयोग के कारण घटती जा रही है। जल की मांग प्रतिदिन बढ़ रही है। जनसंख्या वृद्धि के साथ साथ जल का उपयोग करने वाले लोगों की संख्या भी बढ़ रही है। बहुत से नगरों में जल भरने के लिए लंबी कतारों का दिखना एक साधारण दृश्य है। खानों की वस्तुओं के उत्पादन और उद्योगों में भी जल की अधिकाधिक मात्रा का उपयोग हो रहा है। इन्हीं कारणों से संसार के बहुत से भागों में जल की कमी हो रही है। इसलिए यह आवश्यक है कि जल का विवेकपूर्ण उपयोग किया जाए और हम सावधानी बरतें जिससे जल व्यर्थ न हो। वर्षा के जल का संग्रहण देखें तो वर्षा के जल को एकत्र करना और उसका भंडारण करने के बाद में प्रयोग करना जल की उपलब्धता में वृद्धि करने का एक उपाय है। इस उपाय द्वारा वर्षा का जल एकत्र करने को वर्षा जल संग्रह कहते हैं। वर्षा जल संग्रह का मूल मंत्र यह है कि जल जहाँ गिरे वहीं एकत्र कीजिए। वर्षा के उस जल का क्या होता है जो ऐसे क्षेत्रों में गिरता है जहाँ अधिकांश क्षेत्रों में कंक्रीट की सड़कें और मकान होती है, यह नालियों में बह जाती है। क्या ऐसा नहीं है। और इस प्रकार वर्षा जल का कुछ भाग बहकर नदियों या झीलों तक पहुंच जाती है, जो कि बहुत दूरी पर हो सकती है, क्योंकि यह जल हमारे चारों ओर भूमि में वापस नहीं आता। अतः इस जल को घरों में वापस लाने के लिए हमें अत्यधिक प्रयास करने की आवश्यकता होती है। वर्षा जल संग्रह की यहाँ 2 तकनीकी का उल्लेख किया गया है। छत के ऊपर वर्षा जल संग्रह। इस प्रणाली में भवनों की छत पर एकत्रित वर्षा के जल को भंडारण कर टैंक में पाइपों द्वारा पहुंचाया जा सकता है और जल में छत पर उपस्थित मिट्टी के कण हो सकते हैं जिन्हें उपयोग करने से पहले निस्यंदित करना आवश्यक होता है। इस जल को भंडारण टैंक में एकत्रित करने के स्थान पर सीधे ही पाइपों द्वारा जमीन में बने किसी गड्ढे तक ले जाया जा सकता है, जहां से यह मिट्टी में रिसाव द्वारा भौम जल की पुनः पूर्ति करेगा। और एक दूसरा विकल्प है सड़क के किनारे बनी नलियों द्वारा एकत्रित वर्षा का जल भूमि में सीधे पहुंचाने दिया जाए।